नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये सेट 7 है। सेट 1 से लेकर 6 तक मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेट 7 जीआईबी पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। पहला क्वेश्चन है, फोरफिटिंग हेल्प्स द एक्सपोर्टर इन द फॉलोइंग वेज। तो फोरफिटिंग क्या होती है साथियों? फोरफिटिंग एक्सपोर्टर को किस तरह से हेल्प करती है? तीन सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट हैं। एक ब्रीफ आइडिया फोरफिटिंग का आपको दे देता हूँ साथियों। जब भी कोई एक्सपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और उनके पेमेंट जो है एक्सपोर्ट में नॉर्मली जो है वो तुरंत नहीं आता है, कुछ टाइम बाद आना होता है। तो फोरफिटर क्या करता है, जो एक्सपोर्टर क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर एजेंसी के पास जाता है, फोरफिटर के पास में, और अपने सारे राइट्स जो हैं एक्सपोर्ट के, जो रिसीवेबल्स के जो राइट हैं वो सारे उसको दे देता है। और उसके बदले में वहाँ से फाइनेंसिंग 100% तक की फाइनेंसिंग वो वहाँ से ले लेता है। तो शॉर्ट में इतना ही है। अब इसके सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। फोरफिटिंग हेल्प्स द एक्सपोर्टर इन द फॉलोइंग बेस। किस तरह से फोरफिटिंग हेल्प करती है एक्सपोर्टर को? तो पहला है प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेकंड है प्रोवाइड्स 100% फाइनेंसिंग। थर्ड है हेल्प्स द एक्सपोर्टर टू ट्रांसफर वेरियस रिस्क रिजल्टेड फ्रॉम द डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, थोड़ा सा टाइम इसमें लगाते हैं। पहला है कि प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या एक्सपोर्टर के पास बढ़ जाती हैं फोरफिटिंग से? तो किस तरह से बढ़ सकती हैं? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि फोरफिटिंग में जैसे कि फाइनेंसिंग कस्टमर को हो जाती है, एक्सपोर्टर को हो जाती है, वो पैसा मिल जाता है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बढ़ेंगी, उसकी रिस्क भी कम हो रही है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड है प्रोवाइड्स 100% फाइनेंसिंग। तो फोरफिटिंग में 100% फाइनेंसिंग जो है वो हो जाती है, तो ये भी सेंटेंस सही है। थर्ड है हेल्प्स द एक्सपोर्टर टू ट्रांसफर वेरियस रिस्क रिजल्टेड फ्रॉम डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? जो इमीडिएट पेमेंट नहीं होता है, कुछ समय बाद अगर पेमेंट आना होता है तो उसको हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। अब वो कितना भी टाइम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन जो आपस में उनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे वो 30 डेज़ है ना, 60 डेज़ है, 90 डेज़ है, 45 डेज़ है। तो डेफर्ड पेमेंट जो होता है उसके इसमें रिस्क तो है ही, क्योंकि पेमेंट अभी आया नहीं है, तो जब तक पेमेंट ना आ जाए तब तक रिस्क तो है ही। तो उस रिस्क को अवॉइड कर दिया जाता है, एक्सपोर्टर की के पास से वो रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो हेल्प्स एक्सपोर्टर टू ट्रांसफ़र वेरियस रिस्क रिजल्टेड फ्रॉम द डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट में जो भी रिस्क हो सकते हैं वो सारे रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर की तरफ से हट जाते हैं। तो ये तीनों ही सेंटेंस जो हैं वो ठीक हैं और ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सेंटेंस इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम प्रोवाइड्स। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, राउंड द क्लॉक सर्विस, एनी वेयर बैंकिंग फैसिलिटी। थर्ड है क्विक एंड एफिशिएंट सर्विसेज। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यही ऑल ऑफ दीज ही सही है, क्योंकि ये सभी तीनों सेंटेंस जो है, एटीएम राउंड द क्लॉक सर्विस भी देता है, एनी वेयर बैंकिंग फैसिलिटी भी देता है, क्विक एंड एफिशिएंट सर्विस भी देता है। तो तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन बी सेंट अब्रॉड बाई एन एनआरआई फ्रॉम हिज एनआरओ अकाउंट। तो किसी कस्टमर का एनआरओ अकाउंट है मान लीजिए, तो एनआरओ अकाउंट में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। जो भी एनआरआई कस्टमर होते हैं वो एनआरओ या एनआरई अकाउंट उनके होते हैं। तो एनआरओ अकाउंट जो है नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसी की तरह होता है। बस ये है कि ये एनआरआई अकाउंट कस्टमर के द्वारा खुलवाया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एनआरआई नहीं होते हैं पहले, उसके बाद कोई इंडियन रेजिडेंट हैं, वो फिर चले जाते हैं विदेश में, एनआरआई हो जाते हैं, तो उनका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसको भी एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट अमाउंट कैन बी सेंट अब्रॉड बाई एन एनआरआई फ्रॉम हिज एनआरओ अकाउंट। तो कोई एनआरआई कस्टमर है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसका एनआरओ अकाउंट है इंडिया की किसी बैंक में, तो वो कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है विदेश में? तो क्या ऑप्शन देखते हैं इसमें, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो जो इंटरेस्ट क्वार्टरली उनको मिल रहा है उनके सेविंग्स पर। सेकंड है अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, तो कोई डिविडेंड जो
रिसीव किया हो उन्होंने। थर्ड है प्रिंसिपल इन द अकाउंट, तो जो अकाउंट में पैसा उनका रखा हुआ है, यानी कि जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है, जो डिपॉजिट है, वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि पहला और दूसरा। तो कोई भी इंटरेस्ट अगर मिला है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा है कोई डिविडेंड अगर मिला है, कोई मान लीजिए शेयर्स उन्होंने परचेज कर रखे हैं, तो शेयर्स पे डिविडेंड आता है, डिविडेंड अगर उस अकाउंट में आया है तो उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल सेविंग अमाउंट है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरफिटिंग इनेबल्स द एक्सपोर्टर टू अवॉइड द फॉलोइंग रिस्क: इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो फोरफिटिंग में साथियों जितनी भी तरह की रिस्क होती हैं वो सभी अवॉइड हो जाती हैं, सारी रिस्क जो है एक्सपोर्टर की ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए फोरफिटिंग काफ़ी अच्छा माना जाता है एक्सपोर्टर के लिए। तो इसमें क्योंकि जो भी डेफर्ड पेमेंट, मान लो जो पेमेंट अभी नहीं आई है, डेफर्ड पेमेंट है उसकी, तो डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड जो रिस्क होती हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है कि इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशंस अगर हो रहे हैं। करेंसी के रेट भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, वो इंडिया का एक्सपोर्टर है, यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो डॉलर के रेट और इंडिया की जो करेंसी के जो आपस में रेट हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। थर्ड है क्रेडिट रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया या क्रेडिट में डिफ़ॉल्ट कर गया वो पर्टिकुलर पर्सन, जो इम्पोर्टर है, उसके ऊपर कोई दिक्कत आ गई, कोई बैंकरप्ट हो गया या कुछ हुआ, तो ये सारी जो रिस्क हैं ये अवॉइड की जा सकती हैं फॉरफिटिंग के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, यानी कि तीनों ही तरह की, जो चारों ही तरह की जो रिस्क यहाँ मेंशन है, वो सभी अवॉइड की जा सकती है एक्सपोर्टर के द्वारा फॉरफिटिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई डज नॉट मैच। तो आरबीआई के बारे में यहाँ पर चार सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो पूछा है कि कौन सा इसमें सही है या कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है गवर्नर, गवर्नर के सामने है 1, यानी कि एक गवर्नर होगा। डिप्टी गवर्नर 6, डायरेक्टर 15, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि डिप्टी गवर्नर जो है यहाँ पर 6 दे रखे हैं, बट डिप्टी गवर्नर 6 नहीं होते, 4 होते हैं आरबीआई में, तो ये गलत है। बाकी जो है, यानी कि एक गवर्नर होगा, 5 और 15 डायरेक्टर होंगे, ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट कॉल्ड प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी हम किसको कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, थर्ड है बैंकर्स चेक। तो प्लास्टिक मनी जो कहा जाएगा वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बुक डेप्ट्स कैन बी फाइनेंस्ड बाय। तो बुक डेप्ट जो है किसके द्वारा फाइनेंस किए जा सकते हैं? फैक्टरिंग या फोरफिटिंग, बोथ ए एंड बी। तो साथियों फैक्टरिंग और फोरफिटिंग दोनों में ही बुक डेप्ट को फाइनेंस कर दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नॉर्मली जो फैक्टरिंग जहाँ पर बात आती है वो शॉर्ट टर्म के लिए जब फाइनेंसिंग की जाती है, लेस देन 90 डेज़ की बात होती है, तो वहाँ पर फैक्टरिंग होती है। और फैक्टरिंग में जो फाइनेंसिंग होती है मैक्सिमम जो है वो 80% तक की फाइनेंसिंग की जाती है, जो उनके रिसीवेबल्स हैं उसके ऊपर। तो ये है कि फोरफिटिंग में कैपिटल गुड्स की बात होती है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गुड्स हैं, और फिर फाइनेंसिंग भी जो होती है इसमें जो वो 100% की होती है। तो फोरफिटिंग और फैक्टरिंग में यही डिफरेंस है मेन जो है। बट फाइनेंसिंग जो है वो दोनों में ही होती है, बुक डेप्ट की फाइनेंसिंग दोनों में ही की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी हैज़ रिकमेंडेड इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। तो इनकम रिकग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स जो हैं वो कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, नरसिम्हन कमेटी। ऑप्शंस हैं इसमें रंगराजन गोईपोरिया कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, जानकी रमन कमेटी, लेकिन सही ऑप्शन जो है वो नरसिम्हन कमेटी है। तो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं इनकम रिकग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमारी कंट्री में हो उसके लिए किसने रिकमेंड किया है, किस
कमेटी ने रिकमेंड किया है, तो वो कमेटी है एस तारापोरे कमेटी। तो एस तारापोरे कमेटी रिकमेंडेड फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन आवर कंट्री। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, एस तारापोरे कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल 1989 द एक्सचेंज ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द ब्रांचेस ऑफ। तो जो आरबीआई का रूल है, नोट रिफंड रूल है 1989 वाला, उसके हिसाब से जो म्यूटिलेटेड नोट्स हैं, यानी कि म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं जो कटे फटे जो ख़राब नोट हैं, उनको जो एक्सचेंज किया जाएगा, उनकी जो बदला जाएगा उनको, वो कौन कर सकता है, किस बैंक की ब्रांचेस कर सकती हैं? तो वो लिखा ऑप्शंस दे रखे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस कर सकती हैं? सेकंड है नेशनलाइज्ड बैंक ओनली। थर्ड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली। और फोर्थ है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनकी ब्रांचेस जो हैं वो इस काम को कर सकती हैं, यानी कि जो म्यूटिलेटेड नोट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकती हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसमें ठीक है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स? तो फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्योरिटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस हैं इसमें, टू इनेबल द बैंक इन स्पीडी रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, ठीक है। सेकंड है टू सेल द सिक्योरिटीज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ओनली इफ लोन गोज बैड। थर्ड है टू एक्वायर एसेट्स एंड देन सेल द सेम एट प्रॉफिट, ठीक है। और डी है रिसाइकलिंग ऑफ फंड। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, रिसाइकलिंग ऑफ फंड। बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स का, वो उसका जो पर्पज़ है वो यही है कि हमारे जो फंड्स हैं वो अटके ना रहें, वो रिसाइकल हो जाएं, वो वापस आ जाएं और उनको फिर फर्दर यूज़ में लगाया जा सके, बैंक्स के जो फंड्स हैं। क्योंकि उसकी द्वारा कोई स्पीडी रिकवरी बैड लोन की हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, या फिर सिक्योरिटीज़ जो हैं बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के सेल कर दी जाएं, ये भी उसका पर्पज़ नहीं होता। और साथ ही कि प्रॉफिट कमाना कोई एसेट बेचकर, ये बैंक का कोई पर्पज़ नहीं होता। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है। रिसाइकलिंग ऑफ फंड जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स, process of maintenance of account books, discounting of bill and collection of bill on due date is called by a person other than by the seller। तो कोई सेलर के अलावा, यानी कि जो पर्सन है जो सामान बेच रहा है उसके अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन क्या काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स, अकाउंट की बुक्स मेंटेन करता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, कलेक्शन ऑफ बिल करता है ड्यू डेट पर, सेलर के अलावा कोई और पर्सन अगर ये काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फैक्टर, या फिर उस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग में यही किया जाता है। कोई फैक्टर जो होता है, नॉर्मली फैक्टर जो होते हैं कोई थर्ड एजेंसी होती है, बैंक होते हैं कई बार, तो वो क्या करते हैं, जो सेलर है वो अपने अगर इस प्रोसेस को में एंटर करता है, फैक्टरिंग करता है, तो वहाँ पर वो अपने जो बिल्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, वो फैक्टर को दे देता है, उसके बदले में उनसे 80% तक की फाइनेंसिंग उसको मिल जाती है। फिर जो काम रह जाता है वो फैक्टर का रह जाता है। वो क्या करेगा, वो अकाउंट बुक्स मेंटेन करेगा, डिस्काउंट करेगा बिल्स को, कलेक्शन ऑफ बिल करेगा और ड्यू डेट पर जो पेमेंट है वो लेगा। तो वो सारा जो काम है वो फैक्टर करेगा, और उसके बाद में फाइनली जब पेमेंट रिसीव हो जाता है तो जो बचा हुआ पेमेंट है वो भी सेलर को दे देता है, वो अपना जो चार्जेस हैं या फीस जो कमीशन है वो काटने के बाद। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट है, ये जो प्रोसेस है ये फैक्टरिंग की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? तो फर्स्ट है, इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आर एडमिनिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। थर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली विद द पब्लिक। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। अब पहला जो ऑप्शन है, इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आर एडमिनिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेशन बनाए जाते हैं, सही है, बट ये पार्शली है क्योंकि मेनली जो है वो यूसीपीडीसी 600 जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो गवर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को। साथ ही और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूलिंग्स हैं वो देखते हैं। तो
ये पूरी तरह से सही नहीं है। सेकंड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी यानी कि किसी भी करेंसी की रुपी इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब किसी भी करेंसी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, ये बेसिकली कोई एजेंसी मेंटेन नहीं करती है। और ये डिपेंड करता है जो उसकी सप्लाई है और उसकी डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से मेंटेन होता है। तो उसको कोई भी, या आरबीआई या कोई और संस्था उसको मेंटेन नहीं कर सकती एक्सटर्नल। थर्ड है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली विद द पब्लिक। तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में पब्लिक से। तो पब्लिक से फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में ही क्या, कोई और भी बैंकिंग बिजनेस जो है पब्लिक से डायरेक्टली आरबीआई डील नहीं करता है। आप, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जाएगा वो आरबीआई में अपना अकाउंट खुलवा लेगा और आरबीआई उसको डिपॉजिट की सर्विस देगा या लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब काम जो है आरबीआई डायरेक्टली जो है पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है। तो ये थर्ड जो है वो बिल्कुल सही पॉइंट है। तो क्योंकि हमें बताना है गलत कौन से हैं, यानी जो सही नहीं है, तो पहले और दूसरे सही नहीं है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इन केस द लेटर्स इनग्रेव्ड ऑन द कॉमन सील हैज़ डिफेस्ड, अ न्यू सील कैन बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी बाय। तो साथियों, आपको पता होगा जो भी कंपनीज होती हैं उनकी एक कॉमन सील होती है। कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो अपने सिग्नेचर कैसे करेगा, कंपनी की जो सील है वही कंपनी के सिग्नेचर माने जाते हैं। तो कंपनी की सील जो होती है वो मेटल की होती है, मेटल की एक सील बनी होती है। अब उसमें क्या है, अगर वो डिफेस हो गई है, कोई उसमें दिक्कत आ गई है, कुछ उसको दोबारा से बनाना है, बनाने की बात आ गई, डैमेज हो गई है, तो क्या होगा, तो किस तरह से बनाई जा सकती है, रेफरिंग टू द प्रोविज़न मेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जो प्रोविज़न बने होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके हिसाब से की जाएगी। सेकंड है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस मेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न बने उसके हिसाब से वो बनाई जा सकती है। या फिर पासिंग अ सुटेबल रेजोल्यूशन बिफोर यूजिंग द न्यू सील। फोर्थ है, ऑर्डर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी। तो नई सील अगर बनानी है तो किस तरह से, न्यू सील कैन बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी बाय पासिंग अ सुटेबल रेजोल्यूशन बिफोर यूजिंग द न्यू सील। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नया एक रेजोल्यूशन कंपनी को बनाना पड़ेगा, एक नया रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज अ फर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी of a stated foreign currency at a predetermined exchange rate between the bank and its। तो जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो लोग खुलवाते हैं, बेसिकली इसमें क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर, आई होप कि आप समझते होंगे, क्योंकि ब्रीफ में चलो मैं बता देता हूँ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब भी, आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो उसमें हमेशा एक करेंसी रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई ऑर्डर पेमेंट अगर आनी है तो उसमें हमेशा ये रिस्क है कि उस समय करेंसी के रेट क्या होंगे। तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लाखों में, अगर कोई एक्सपोर्टर है उसका पेमेंट मान लीजिए 2 महीने बाद आनी है, 2 महीने बाद हो सकता है करेंसी के रेट कम हो ज़्यादा हो, मतलब हमेशा उसको रिस्क इन्वॉल्व उसमें रहेगा, तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। अब उस रिस्क से बचने के लिए जनरली क्या करते हैं, वो हेजिंग की जाती है। और हेजिंग किसके तरह से की जाती है, उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करा लेते हैं एक्सपोर्टर्स। तो जब भी उनकी पेमेंट आनी होती है तो वो पहले से ही बुक करा लेते हैं कि हमें इस रेट पर ही पेमेंट मिलेगी, चाहे उस समय डॉलर का रेट जो भी चल रहा हो। अगर मान लीजिए यूएस में कोई एक्सपोर्ट किया है इंडिया किसी पर्सन ने, तो वो पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करा लेगा और कह देगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए बुक हुआ है और इतने अमाउंट के लिए बुक मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, और उस समय चाहे डॉलर के जो भी रेट हों, बट मुझे जो है वो इसी रेट में पेमेंट मिल जानी चाहिए जिस रेट में वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ है। तो ये होता है, काफ़ी कॉमन है एक्सपोर्ट में। तो पूछा है कि कौन इसको बुक कराता है, तो इसमें साथियों दोनों ही बुक कराते हैं, एक्सपोर्टर भी बुक कराते हैं और इंपोर्टर भी बुक कराते हैं, क्योंकि इनको देना होता है, एक्सपोर्टर को जो है पैसा देना होता है, और इंपोर्टर को जो है वो पैसा, इंपोर्टर को पैसा देना होता है और एक्सपोर्टर का पैसा आना होता है। तो दोनों ही बुक कराते हैं, बट एक्सपोर्टर जो है वो ज़्यादा इसको, ये कॉमनली देखा गया है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो पैसा भेज, जिनको पैसा आना होता है, वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बुक ज़्यादा कराते हैं, बट कराते दोनों ही हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ देयर इज़ डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय द बायर इन केस ऑफ फैक्टरिंग एंड द फैक्टर इज़ एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द सेलर, इट इज़ कॉल्ड। अब मान लीजिए
यहाँ पर थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर कोई किसी पर्सन ने फैक्टरिंग की सर्विस ली किसी बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक कोई फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और फैक्टर के केस में क्या होता है, जो रिसीव करना होता है पैसा, वो सारा काम जो है वो रिसीविंग का वो फैक्टर करता है। अब फैक्टर करेगा, उसके बाद में अगर मान लीजिए जो उसका बायर है, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको पैसा देना था, जो डेप्टर है जिसको पैसा देना था उसका, तो उसने पैसा अगर टाइम पे नहीं दिया तो बैंक को तो पैसा मिला नहीं, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी अपना 80% तक का तो फाइनेंसिंग ऑलरेडी दे चुका है सेलर को। तो बैंक अपना पैसा कहाँ से रिकवर करेगा? तो बैंक अपना पैसा अगर सेलर से ही रिकवर करता, कहता है कि भाई तुम्हारे जिसने तुम्हारा सामान खरीदा था उसने तो मुझे पेमेंट दिया नहीं, तो फिर तुम मुझे पेमेंट करो, या मेरी जो फाइनेंसिंग मैंने जो फाइनेंसिंग की है वो मुझे वापस करो, उससे रिकवर करो। तो उस केस में अगर वो रिकवर कर लेता है सेलर से, तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं? दो तरह की फैक्टरिंग होती है। एक केस में जब वो रिकवर कर लेते, जब फैक्टर होता है वो सेलर से रिकवर कर लेता है। दूसरा केस ऐसा होता है जहाँ पर फैक्टर जो है वो सेलर से रिकवर नहीं करता है, या रिकवर करने का राइट उसके पास नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन है इसमें नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, बी है विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, सी है रिकोर्स फैक्टरिंग, या डी है बिल डिस्काउंटिंग। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, रिकोर्स फैक्टरिंग कहते हैं हम उसको, जहाँ पर फैक्टर अगर उसको पैसा समय पर नहीं देता है, जो बायर है वो पैसा पेमेंट नहीं करता है टाइमली, तो वो बैंक जो है अपना, या जो फैक्टर जो है वो अपना अमाउंट किससे रिकवर करेगा? सेलर से ही रिकवर करेगा। तो वहाँ से अगर रिकवर कर लेता है तो फिर उस फैक्टरिंग को हम कहते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। और जहाँ पर वो ये रिकवर नहीं कर पाता है तो वहाँ पर कहते हैं विदाउट रिकोर्स, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेज ऑफ मूवेबल एसेट बाय अ कंपनी कैन बी सर्च्ड एट। तो किसी कंपनी का कोई एसेट जो है वो प्लेज हो रखा है, उसको कैसे सर्च किया जा सकता है, कहाँ पर उसका पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय अ कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। सेकंड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी सिचुएटेड। थर्ड है बोथ ए एंड बी। फिफ्थ फोर्थ है नाइदर ए और बी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, जो भी चार्जेस क्रिएट होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ चार्ज आरओसी जो होती है, आरओसी में सर्च किया जाता है हमेशा। रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी का जो भी चार्जेस हैं वो यहाँ पर पता लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमन सील। तो कंपनी की जो कॉमन सील है उसके रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो बताना है आपको कौन सा इसमें सही है, ये कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ओनली बी ऑफ मेटल एंड नॉट अ रबर स्टैम्प। ठीक है। सेकंड है फैक्ट दैट इट इज़ अ कॉमन सील एंड नेम ऑफ द कंपनी शुड बी इनग्रेव्ड इन द लेजिबल करेक्टर इन इंग्लिश ओनली। ठीक है। थर्ड है कॉमन सील कैन बी अफेक्स्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। फोर्थ है सब्सिक्वेंट बोर्ड रेजोल्यूशन विल नॉट वैलिडेट डॉक्यूमेंट्स वेयर कॉमन सील इज अफिक्स्ड विदाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथॉरिटी। तो इसमें साथियों बाकी ऑप्शंस ठीक हैं, बाकी सेंटेंस करेक्ट हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। फैक्ट दैट इट इज़ अ कॉमन सील एंड नेम ऑफ द कंपनी शुड बी इनग्रेव्ड इन अ लेजिबल करेक्टर इन इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट नहीं है। बाकी सेंटेंस जो है, बाकी जो चीज़ें फैक्ट हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ और आर नॉट करेक्ट ट्रैवलर चेक आर। ट्रैवलर चेक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं ट्रांसफरेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल प्रोवाइडेड ट्रांसफरी इज़ अ होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर और अ बैंक। तो इसमें ऑप्शन ये है साथियों, ट्रैवलर चेक जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो बी और सी जो है वो करेक्ट नहीं है। ट्रैवलर चेक जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। What do you mean by the term called as DRT when it comes to the recovery of bank dues? तो बेसिकली DRT की फुल फॉर्म पूछी है। DRT का मतलब क्या होता है, DRT को कैसे लिखेंगे हम? तो DRT सबको पता है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द टर्म सिबिल व्हाट डू यू मीन बाय बी। तो सिबिल में एब्रीविएशन में इसके जो फुल फॉर्म होगी उसमें बी का क्या मतलब होगा, तो उसमें वो ब्यूरो हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको पता होगा सिविल की फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो बी में यहाँ रिप्रेजेंट करता है ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो है उसमें फॉरेन कैपिटल की नेसेसिटी क्या है, फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत क्या है, क्यों हम कहते हैं कि लोग हमारे यहाँ आके निवेश करें, फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ आए, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ऑप्शंस हैं इसमें, इट एनकरेजेस सेविंग इन द कंट्री। सेकंड है इट इज़ हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड है इट इज़ हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द की एरिया ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ द बैंक इज इंटरेस्ट मैनेजमेंट। बैंक्स एनालाइज इंटरेस्ट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन। तो इंटरेस्ट के जो ट्रेंड हैं उसको किस तरह से बैंक मैनेज करते हैं, वो बेस्ड ऑन होता है गैप एनालिसिस, वैल्यू एट रिस्क, ड्यूरेशन एनालिसिस। सभी सही हैं, इन सभी को यहाँ पर देखा जाता है जब बैंक इस इंटरेस्ट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीरियड्स ऑफ बूम विच लीड्स टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट रिजॉर्ट टू। तो जो बूम का पीरियड होता है जहाँ पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ सकती है तो आरबीआई वहाँ पर क्या नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है सेलिंग ऑफ फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी इन इट्स रिसेशन इन द मार्केट टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी। सेकेंड है मेजर ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज अ मेजर ऑफ ओपनिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड सेंटेंस है बाइंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी इन द मार्केट एज अ मेजर ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड है इंक्रीजिंग द बैंक रेट एज अ मेजर ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो वहाँ पर क्या नहीं करता है आरबीआई, तो तीनों ही काम जो है वो नहीं करता है। इन पीरियड्स ऑफ बूम विच लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आरबीआई डज नॉट रिजॉर्ट टू। तो ये तीनों ही काम जो है वो आरबीआई ऐसे समय में नहीं करता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो तीनों ही सही हैं यहाँ पर। ट्रस्टी सिक्योरिटी रेफर्स टू। ट्रस्टी सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रस्टी सिक्योरिटी किसको रेफर करता है। सिक्योरिटी इज इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट कॉरपोरेशन। तो ए। बी है सिक्योरिटीज इशूड इन ट्रस्ट ऑफ अदर। सी है एनी सिक्योरिटी। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट कॉरपोरेशन, तो उसमें ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अंडर फोरफिटिंग द एक्सपोर्टर इज एबल टू ट्रांसफ़र रिस्क। तो फोरफिटिंग के केस में एक्सपोर्टर कौन से रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसमें क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही रिस्क इस यहाँ पर फोरफिटिंग के केस में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो एक्सपोर्टर इन सभी रिस्क से मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो 7 है और मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको हम कहेंगे। इन अ लोन अकाउंट द प्रिंसिपल ड्यू हैज़ नॉट बीन पेड फॉर मोर देन 90 डेज। या ऑप्शन बी है इसमें इन अ लोन अकाउंट द इंटरेस्ट ड्यू हैज़ नॉट बीन पेड फॉर मोर देन 90 डेज। सी है बोथ ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। और डी है एसेट दैट हैव नॉट बीन कमेंटेड अपॉन बाय द बैंक ऑडिटर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, जहाँ पर या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है 90 डेज तक, या फिर दोनों है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी हैज़ रिकमेंडेड फाइनेंसिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की फाइनेंसिंग कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, कालिया कमेटी जो है उसने रिकमेंड की है फाइनेंसिंग ऑफ टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।